कौन कौन नोटबुक पेन पेंसिल ये सब लेके बैठता है? अवनीश, बी ऑनेस्ट। सो ओनली अवनीश। खुशी, समटाइम्स श्वेता, बाकी सब मूवी देखने आते हैं। चिन्मय क्या करता है? वाई इज़ इट सो? क्यों नोटबुक और ये सब लेके बैठते नहीं हो? क्यों इसमें से नोट्स वगैरह आपको बनाने नहीं होते हैं? या क्या है इस चीज़ का? ऐसा तो है नहीं आपको हर चीज़ एक बार में समझ में आ जाएगी। सो अभी हार्डली हमें 5 मिनट हुए होंगे, हार्डली हार्डली, वो वीडियो लास्ट वीडियो देखते हुए हार्डली हमें 5 मिनट हुए होंगे। बट एक भी ऐसा बंदा मुझे नहीं लगता क्लास अटेंड कर रहा है जो अभी फ़िलहाल, जो हमें एग्जैक्टली सीक्वेंस वाइज बता सके कि उसमें किस किस चीज़ का इंस्पेक्शन किया था, और वो दोनों बंदों का नाम क्या था वो भी बता दो। जेम्स एंड, नाम बताओ, जेम्स एंड। श्योर, गो एड। ऐसे बीच बीच में नहीं, एक एक पूरे एक मैसेज में एक बंदे के पूरे सीक्वेंस आने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक मैसेज किया फिर बीच में दूसरे ने मैसेज कर दिया फिर तुम सीक्वेंस किसी और ने बताया, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले पूरा सीक्वेंस लिख लो फिर मैसेज भेजो। देर वर टोटल 15 टास्ks दैट वर डन, टोटल 15, 15 वीडियो के अकॉर्डिंग। लेट्स सी हाउ मच यू रिमेंबर। बाकी लोग भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्रवीण ट्राई करेगा। आकाश, मनोज, तुम लोग क्या करते हो भाई? तुम लोग भी तो कभी बोला करो। संतोष, आरिफ, अमन, विधि। विधि तो कभी, कभी विधि कुछ नहीं बोलती है कभी भी। इतना टाइम हो गया हमें क्लास में आते आते, पर ये विधि कभी कुछ नहीं बोलती है। ब्लीड एयर इन्फ्लेशन जैसा कुछ चीज़ होता नहीं है अभिषेक। विंग्स, एंगल ऑफ अटैक, tolerance in that, all the lights, seats, bolts,
under the seat, reclining seats, carbon brush, compressor generator, then the most crucial engine checkups. Aircraft frame, leakage, stall, interior, exterior, seats, generator, brushes, tailing, engine sound. Engine sound? जनरेटर्स के ब्रशेस वही तो सेम चीज़ है, जनरेटर ब्रशेस वो एक ही चीज़ है। सो पूरी क्लास में से ये दो बंदे हैं, प्रवीण और सुरेश, जिन्होंने थोड़ी बहुत कोशिश करी है चीज़ों को रिकॉल करने की। सी गाइस, दिस इज़ गोइंग टू हैपन। आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी अच्छे से लेक्चर अटेंड कर लो, बट यू गॉट टू राइट इट मैन। इफ़ यू डोंट राइट इट यू विल फॉरगेट इट, यू हैव टू रिवाइज। और रिवीजन तभी होगा जब आपके पास कुछ चीज़ें ऑलरेडी मटेरियल होगा। जब आपके पास मटेरियल ही नहीं है, आप मटेरियल प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हो, आप वापस चीज़ों को रिवाइज कैसे करोगे? फिर गंदे गंदे भद्दे भद्दे मार्क्स लेके आओगे। और आई होप सारे अच्छे एम ई बने, बट अगर इस तरीके से चलेगा तो फिर आई एम सॉरी मैन। सो एनीवेज, मैंने कुछ लेके आए 15 पॉइंट्स जो कि उसने डिस्कस करे हैं इस पूरे वीडियो में। तो वो जनरली सिर्फ ऊपर से मैं वो जो 15 पॉइंट्स है उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं हम लोग क्लास के अंदर, क्योंकि उससे मैं बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो अच्छा बीच में जिसको डाउट आता जाता है वो फटाफट उसी टाइम पे बोल देना, एक एक पॉइंट के बाद ही बोलना। सो मैं आपको बताता हूँ, पहली चीज़ थी उसकी डी आइसर बूट्स। सबसे पहला विंग इंस्पेक्शन में उसने डी आइसर बूट्स को चेक किया था। दिस डी आइसर बूट्स आर बेसिकली अ मैकेनिज्म फॉर डी आइसिंग। लास्ट जो चैप्टर था हम लोगों ने उसमें पढ़ा था ना, डी आइसिंग के लिए हम लोग मेथड्स यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेथड्स wherein you allow some ice to form over the wing। पहले आप आइस को अलाउ करोगे कि वो एक सर्टेन थिकनेस तक बन जाए, एंड देन उसके बाद में ये जो डी आइसर बूट्स है, बेसिकली ये एक तरीके से ट्यूब होती है जो अपने साइकिल में या बाइक्स में, वो ट्यूब डीफ्लेट होके, यानी कि उसमें से हवा पहले निकली हुई होती है, उसके ऊपर फिर आइस जम गया, एंड देन उसके अंदर आप गर्म हवा या फिर हवा छोड़ते हो सो दैट वो फूलें, इन्फ्लेट हो जाएं। इन्फ्लेट होगा तो क्या होगा, ऊपर वाली जो लेयर बन गई होगी आइस की वो टूट के गिर जाएगी। तो दीज आर नोन एज डी आइसर बूट्स, एंड इसकी चेकिंग उसने करी सबसे पहले। फर्स्ट पॉइंट में उसने डी आइसर बूट्स की चेकिंग करी थी। एंड सेकंड, जो ब्लीड एयर की बात कर रहा था कोई बीच में, वो ब्लीड एयर एक्चुअली में वो बोल रहा था, ब्लीड एयर यूजुअली हम लोग इंजन से लेते हैं, बट इंस्टेड ऑफ टेकिंग ब्लीड एयर फ्रॉम द इंजन, ब्लीड एयर वॉज सप्लाइड फ्रॉम द शॉप इटसेल्फ। वर्कशॉप के अंदर से ब्लीड एयर के सप्लाई वो वहाँ से प्रोवाइड कर रहा था। सो ये था ब्लीड एयर से रिलेटेड। नाउ टेल मी गाइस, अगर डी आइसर बूट्स में कुछ यहाँ पे डाउट है अभी किसी को, डी आइसर बूट्स, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ूंगा आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल था डी आइसर बूट्स। फाइन। तो नेक्स्ट एक्चुअली इन लोगों ने क्या किया था, ब्रॉडली दो क्लासिफिकेशंस में इनको डिवाइड करके रखा हुआ था। एक था स्ट्रक्चर वाला बंदा और दूसरा था इंजन वाला बंदा, यानी कि पावर प्लांट वाला बंदा। तो स्ट्रक्चर वाला बंदा यूजुअली स्ट्रक्चर से रिलेटेड इंस्पेक्शन कर रहा था, एंड इंजन वाला बंदा, पावर प्लांट वाला बंदा इंजन से रिलेटेड जो भी चेक्स थे वो चेक कर रहा था, उसके अंदर इंस्पेक्शन कर रहा था। एंड बोथ ऑफ दीज थिंग्स वर गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ चल रही थी ये सारी की सारी चीज़ें। दैट मीन्स इंस्पेक्शन भी एक साथ चलेगा। और क्योंकि ये तो छोटा एयरक्राफ्ट था, इसीलिए इसके ऊपर तो क्या है, दो बंदों ने इंस्पेक्शन किया तो चल गया, और दो टीम्स में डिवाइड कर दिया तो भी चल गया। बट जो बड़े एयरक्राफ्ट है उसके अंदर एक जनरली टीम्स होती हैं और भी अच्छे खासे डिविजन्स होते हैं जिसके अंदर हम लोग मल्टीपल चेक्स करते हैं। ओके, या डी आइसर बूट से रिलेटेड, क्योंकि लास्ट चैप्टर में भी हम लोगों ने डी आइसिंग से रिलेटेड कुछ पढ़ा है, तो मैं एक फन फैक्ट बता देता हूँ कि फन फैक्ट तो क्या है, इट्स जस्ट अ फैक्ट और जस्ट अ प्रिकॉशन दैट डी आइसर बूट्स को हम लोग जब भी डिप्लॉय करेंगे पहले उसको इन्फ्लेट करके नहीं रखेंगे। दैट मीन्स इन्फ्लेट करके रखा हुआ, उसके ऊपर फिर आइस जम गया तब आप उसको डिफ्लेट कर रहे हो, नथिंग विल हैपन। इनफैक्ट अगर ऐसा करोगे तो और आइस जमा हो जाएगी एंड कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फिर आप अपने डी आइसर बूट्स को कितना भी इन्फ्लेट कर लो, डिफ्लेट कर लो, आइस टूटने वाली नहीं है, बिल्कुल नहीं टूटेगी।
सेकंड पॉइंट जो उसने चेक किया था, आई थिंक जेम्स ने किया था, ये फ्यूल फिल्टर चेक। सो फ्यूल फिल्टर चेक में बेसिकली वो हाइड्रोलिक्स वगैरह ये सारी चीज़ें चेक करेगा। फ्यूल फिल्टर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसमें वो हाइड्रोलिक्स में भी आ गया, और हाइड्रोलिक्स से रिलेटेड फिर ओरिंग्स वगैरह भी, ये सारी चीज़ें उसको चेक करनी थी। दैट मीन्स लीकिंग चेक करना था उसको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको फ्यूल फिल्टर चेक करना था, और फ्यूल फिल्टर अगर सही नहीं है तो उसको रिप्लेस करेगा वो। दैट्स व्हाट ही सेड। थर्ड वाला जो चेक था, इट वाज स्टिक पुशर चेक। बेसिकली स्टिक शेकर चेक है वो। और जो लोग फर्स्ट ग्रुप में थे अपने साथ, उन लोगों ने, उनको तो बहुत आइडिया होगा कि स्टिक शेकर क्या था, स्टिक शेकर किस तरीके से वर्किंग है उसकी, और कहाँ पे यूज़ करते हैं, किस कंडीशन में वो वर्किंग में आता है। ये सारी चीज़ें फर्स्ट ग्रुप को जो अपने साथ प्रैक्टिकल में था उनको पता होगा। कोई था ऐसा जिसको स्टिक शेकर बताया था? मैंने प्रैक्टिकल भी करवाया था इनफैक्ट मैंने तो। है कोई अपने फर्स्ट ग्रुप से? कोई भी नहीं है? स्टिक शेकर तो मैंने करवाया है प्रैक्टिकल। स्टिक शेकर किसी को नहीं करवाया, किसी को याद भी नहीं है किसी को। हाँ यार, लोग तो ज़बरदस्त बच्चे हो। सो एनीवेज, जो स्टिक पुशर है, स्टिक शेकर सिस्टम है, उसमें एक्चुअली होता क्या है, आपके जो एंगल ऑफ अटैक के इंडिकेटर्स लगे होते हैं, यूजुअली दे आर माउंटेड ऑन फ्यूजलाज एंड और दे आर माउंटेड ऑन द विंग सेक्शन। सो वहाँ पे हम लोग यूजुअली एंगल ऑफ अटैक इंडिकेटर्स लगा के रखते हैं, और एंगल ऑफ अटैक इंडिकेटर्स हमें बेसिकली ये बताता है कि हमारा एयरक्राफ्ट किस पर्टिकुलर एंगल ऑफ अटैक से उड़ रहा है। सो आप लोगों को पता होगा स्टॉल कंडीशंस क्या होती हैं। अगर हमारा एंगल ऑफ अटैक एयरक्राफ्ट का एंगल ऑफ अटैक अगर एक सेफ्टी लिमिट से ऊपर चला गया, दैट मीन्स एयरक्राफ्ट स्टॉल हो जाएगा, विच मीन्स एयरक्राफ्ट के ऊपर अब ड्रैग की कंडीशंस बहुत ज़्यादा लग जाएंगी। यू विल इवन लूज योर कंट्रोल ओवर द एयरक्राफ्ट, सो देर इज़ नथिंग यू कैन डू। और उस कंडीशन में अगर बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस अच्छा पायलट है तो ही बचा पाएगा, अदरवाइज़ यूँ समझ लो कि क्रैश होना लाजमी है। सो ये जो एंगल ऑफ अटैक इंडिकेटर है, अगर ये सर्टेन लिमिट से ऊपर जाता है तो जो अपना कंट्रोल स्टिक है या कंट्रोल कॉलम है, कंट्रोल स्टिक, कंट्रोल कॉलम जैसे कि अपना स्टेयरिंग व्हील होता है बाइक के कार के अंदर, वैसा, तो वो जो पायलट लोग पकड़ के बैठे रहते हैं उसको कंट्रोल स्टिक बोलते हैं। उसके जस्ट नीचे की तरफ में ये स्टिक शेकर लगा रहता है। जैसे ही एंगल ऑफ अटैक अपना स्टिपुलेटेड एंगल ऑफ अटैक या फिर सेफ्टी एंगल ऑफ अटैक से ऊपर हो जाता है, तो वो स्टिक शेकर अपने आप वाइब्रेट करने लगता है, सो दैट द पायलट गेट्स टू नो कि हाँ भाई मेरा एयरक्राफ्ट अभी स्टॉल होने वाला है, सो आई शुड डू समथिंग, एंड इन दैट केस ही हैज़ टू पुश द स्टिक। सो टू कम आउट ऑफ द स्टॉल ही हैज़ टू पुश द स्टिक, एंड दैट इज़ वाई इसका नाम रखा गया है स्टिक पुशर सिस्टम। नेक्स्ट, फोर्थ वाला मैंने आपको बता दिया, एंगल ऑफ अटैक इंडिकेटर। फिफ्थ वाला जो चेक था, इट वाज डन बाय जेम्स अगेन, और उसने ओ रिंग्स वगैरह चेक किए थे। उसने ओ रिंग्स वगैरह चेक किए थे कि उसमें लीक है या नहीं है, हाइड्रोलिक्स में लीक है या नहीं है। बिकॉज यूजुअली क्या होता है, ये जो ओ रिंग्स है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सिलेंडर के अंदर हुए या फिर किसी भी लोकेशन पे हुए, ये डिग्रेड होने लगते हैं। मतलब इनमें डिग्रेडेशन होने लगता है, ये धीरे धीरे कोरोजन जैसा समझ लो कि ख़राब होने लगते हैं ये, और इसकी वजह से क्या होगा, लीक्स होने शुरू हो जाती है सिस्टम के अंदर, एंड दैट वी डोंट वांट। अगर इंजन के अंदर ऐसे टाइप के लीक्स होने लग गए तो जस्ट बिलीव मी कि एक्सप्लोजन होगा ही होगा। सो वो था ओरिंग्स वाला टेस्ट। एंड देन जनरेटर ब्रशेस का टेस्ट किया था उसने। जनरेटर, स्टार्टर जनरेटर, आपको ये पता होगा कि हम लोग पहले स्टार्टर यूज़ करते हैं सो दैट इट कैन स्टार्ट द इंजन, एंड देन आफ्टर दैट जब इंजन स्टार्ट हो जाता है तो इंजन फीड करता है जनरेटर को, पावर देता है, एंड दैट जनरेटर विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विच विल बी यूज इन द एयरक्राफ्ट। सो वो जनरेटर यूज़ होगा, दैट इज़ सॉर्ट ऑफ अ मोटर, इट्स एक्चुअली अ मोटर, इट्स एन AC मोटर। सो आपको वो DC पावर या AC पावर जो भी चाहिए, इट विल ट्राई टू जनरेट इट फॉर यू। सो उसके अंदर में ये ब्रशेज़ लगे रहते हैं, कार्बन ब्रशेज़। हम लोगों ने 12th क्लास पढ़ी है तो हमें ये भी पता है कि कार्बन ब्रशेज़ और इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह कैसा होगा। तो ये क्या है, घिस जाते हैं। उसने बोला कि अगर आपके पास सिर्फ एक ब्रश घिसा हुआ है, थोड़ा बहुत घिसा हुआ है, तो इट इज़ गुड इनफ, आप उसको वापस लगा सकते हो।
प्रोवाइडेड ऑल द अदर ब्रशेज आर इंटैक्ट। सो ये एक्चुअली में उसकी मैनुअल के हिसाब से लिखा होगा, लेकिन अदरवाइज़ अपनी दूसरे किसी प्लेन की दूसरी मैनुअल है तो उसमें ये भी लिखा हो सकता है कि आपको सारे के सारे ब्रशेस चेंज करने पड़ सकता है। सो इट विल ऑल डिपेंड ऑन द एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस मैनुअल। देन फिर 7th जो चेक किया था दैट वाज रिलेटेड टू स्टेबलाइज़र। स्टेबलाइज़र बेसिकली आपके हाउ शुड आई से, इट विल गिव यू द पिचिंग मोमेंट। दैट मीन्स एयरक्राफ्ट को ऊपर लेके जाना है हाइट में या नीचे लेके आना है हाइट में, दैट विल बी डन बाय द स्टेबलाइज़र सेक्शन। वो स्टेबलाइज़र वर्ड हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइज़र का काम है, तो वो चेक करना है। वो उसने चेक किया वेदर इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली और विद इन द लिमिट्स, अगर वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, दैट ही चेक्ड। एंड देन आफ्टर दैट 8th पॉइंट में उसने चेक किया एक्सटीरियर एंड इंटीरियर लाइट्स वगैरह, बाहर की लाइट्स और अंदर की लाइट्स, ये सारी की सारी चेक कर रही है। इनफैक्ट लाइट्स ऐसी इंस्ट्रूमेंट है जो आपको हमेशा ही परफेक्ट कंडीशन में होना चाहिए। जैसे नैव लाइट्स है, नैव लाइट्स यानी कि नेविगेशन लाइट्स जो आपके एयरप्लेन के विंग्स के ऊपर लगी होंगी लेफ़्ट और राइट और पीछे की तरफ में। सो इट इज़ ऑल्सो कलर कोडेड और ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेंगी। ऊपर की बीकन लाइट्स वगैरह, लैंडिंग लाइट्स और टैक्सी लाइट्स, ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। सो दैट यू हैव टू चेक। वो एक्सटीरियर में आ गया। इंटीरियर में आपकी कैबिन लाइट्स, पायलट की लाइट्स और ये फलाना डिमका, ये सारी की सारी चीज़ें ये सब आपको देखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट है 9th वाला चेक जो किया उसने, वो इट वाज रिलेटेड टू द सीट्स। सीट्स की इंटेग्रिटी को चेक कर रहा था वो कि जिस तरीके से उसने, या फिर हाउ शुड आई पुट इट, द वे दोज सीट्स वर अरेंज्ड और द वे दोज सीट्स वर इंस्टॉल्ड, दैट ही हैड टू चेक। उसमें नट बोल्ट कितना टाइट है, कितना लूज़ है, सीट्स फ्लेक्सिबल है या नहीं है। फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि रिक्लाइन हो रही है कि नहीं हो रही है प्रॉपरली, स्प्रिंग्स ख़राब तो नहीं है, कोई नट बोल्ट तो नहीं निकले हैं, नीचे की तरफ में हिल डुल तो नहीं रही है सीट्स। ये सारी चीज़ें उसको चेक करनी थी एंड दैट ही डिड। देन फाइनली 10th पॉइंट में उसने बोरस्कोप इंस्पेक्शन किया। बोरस्कोप इंस्पेक्शन गाइस एक्चुअली में जैसे हम लोग सर्जरी के लिए क्या करते हैं, आपके माउथ के थ्रू हम लोग एक कैमरा इंसर्ट करेंगे एंड दैट विल बी सॉर्ट ऑफ एट द टिप ऑफ अ फ्लेक्सिबल केबल। सो वो केबल के थ्रू आप लाइट भी छोड़ रहे हो और उसके बाद वहाँ पे कैमरा भी इंस्टॉल्ड है, बट आपको जो विजुअल इंडिकेशन आएगा दैट विल बी आउटसाइड, यानी कि बाहर की तरफ में आपके हाथ में कुछ एक डिवाइस होगा, मॉनिटर जैसा छोटा सा डिवाइस, उसके अंदर आपको इंटीरियर चीज़ें दिख जाएंगी कि आपके पेट के अंदर, आंतड़ियों के अंदर फलाना ढिमका ये सब चीज़ें चल कर रही हैं। सो जी सेम चीज़ है, बोरस्कोप इंस्पेक्शन हम लोग करते हैं इंजन से रिलेटेड। इंजन के अंदर कंप्रेसर सेक्शन को चेक करोगे आप, टरबाइन सेक्शन को चेक करोगे, इफ़ द ब्लेड्स आर इंटैक्ट, ख़राब तो नहीं है, वेयर एंड टेयर तो नहीं हुआ, कोरोजन तो नहीं हुआ और कुछ चीज़ें फंसी तो नहीं है, ब्लॉकेजेस तो नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग बोरस्कोपिक इंस्पेक्शन में चेक कर सकते हैं। देन 11th में शायद ये किसी ने नोटिस नहीं किया, बट एम्पेनेज सेक्शन में, एम्पेनेज सेक्शन वो होता है पीछे वाला सेक्शन जो टेल सेक्शन होता है ना, उसके अंदर उसने पैनल्स की टेस्टिंग करी थी। जो लास्ट में याद है उसने ड्रिल से निकाल के पैनल निकाला था, एक छोटा सा पैनल निकाला था। सो पैनल्स की टेस्टिंग उसने करी थी। एंड देन 12th में स्पार्क इग्निशन या फिर स्पार्क प्लग की टेस्टिंग करी है, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर आपका इंजन इग्नाइट ही नहीं होगा तो ऑब्वियसली आप एक जगह से दूसरी जगह हिल भी नहीं सकते हो। सो वो स्पार्क प्लग का करेक्ट कंडीशन में होना बहुत ज़रूरी है। सो स्पार्क प्लग का टेस्टिंग उसने किया। एंड देन 13th में उसने कंप्रेसर डीसलाइनेशन। गाइस डीसलाइनेशन का मतलब होता है नमक को हटाना। सलाइन वाटर एक्चुअली में इट इज़ सॉल्टी वाटर, सो सॉल्ट को हटाना। इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपकी जो सॉल्ट है वो कॉमन सॉल्ट होनी चाहिए, इट कैन बी एनी सॉल्ट। सो सॉल्ट को हटाना एंड दैट कैन बी डन बाय इम्पिंजिंग फ्रेश वाटर ओवर द कंप्रेसर सेक्शन। कंप्रेसर पे डालो या इंजन के इनलेट में डालो, वहाँ से आपको फ्रेश वाटर कंटिन्यूसली पोर करना है इंजन के ऊपर, सो दैट जो भी ये सॉल्ट्स जमा हो गए होंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो निकल जाएंगे, दैट विल बी क्लीन्ड आउट। ये यूजुअली कंडीशन होती है जो एयरक्राफ्ट कोस्टल एरियाज़ के आसपास में मूव कर रहे होते हैं। आई मीन दैट्स व्हाट आई नो। सो ये कंडीशन रहती है कंप्रेसर डीसलाइनेशन के लिए। मैंने आपको बताया कि उसको क्लीन करना थ्रू फ्रेश वाटर, दिस इज़ नोन एज कंप्रेसर डीसलाइनेशन।
14th पॉइंट सेकेंड लास्ट पॉइंट है जिसमें उसने प्रॉपर ब्लेड्स की चेकिंग करी है, वेदर दे आर प्रॉपरली माउंटेड, अच्छे से मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और पिच एंगल वगैरह ये सब चीज़ें उसने चेक करा उसके अंदर में, एंड दैट ही हैज़ टू चेक फॉर प्रॉपर ब्लेड्स। एंड देन फाइनली सबसे लास्ट में ये सब चेक करने के बाद में engine car running, whether the engine is running properly or not, that he checked. So ये सारे चेक्स थे, ये सारे इंस्पेक्शंस थे जो उसने किए, और अगर इसके बीच में उसको कुछ ऐसा लगता है कि कोई चीज़ ख़राब है तो उसको रिपेयर करवानी पड़ेगी। इफ़ ही इज़ ऑथराइज ही कैन डू, एंड इफ़ इज़ नॉट ऑथराइज टू रिपेयर समथिंग देन ही हैज़ टू प्रोवाइड इट टू समबडी एल्स हु इज़ ऑथराइज्ड। उसके पास लाइसेंस होना चाहिए इसको चेक करने का और रिपेयर करने का, तभी वो इसको रिपेयर कर सकता है, अदरवाइज़ यू आर नॉट अलाउड। आप सिर्फ इंस्पेक्ट कर सकते हो, रिपेयर नहीं कर सकते। सो ये सारे चेक्स थे। सो बेसिकली दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट दीज थिंग्स: डिसअसेंबली, इंस्पेक्शन, रिपेयर एंड असेंबली। ये सारी की सारी चीज़ें एयरक्राफ्ट का एक्चुअली में हर साल एक बोलते हैं 100 आवर इंस्पेक्शन होता है। दैट मीन्स अगर आपके एयरक्राफ्ट ने 100 आवर्स कंप्लीट कर लिए हैं फ़्लाइट में, तब उसके बाद में उसको मैंडेटोरीली 100 आवर इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, जिसमें उसको थ्रू आउट इंस्पेक्शन करना होता है, टॉप टू बॉटम सब कुछ चेक करना पड़ता है उसके अंदर में, सारी की सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। दैट इज़ नोन एज 100 आवर इंस्पेक्शन। और प्रॉपरली ये सब जो भी उसमें से फाइंडिंग्स होती हैं, जो जो चेक्स आए हैं, उस सब की डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है लॉगबुक के अंदर। ये सब काम एएमई करेगा सारे का। सो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली ये जो आपके सामने ऐसे 1 to 40 पेजेस के बीच में कुछ लिखा हुआ है, जैसे इंट्रोडक्शन है, टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स है, विजुअल इंस्पेक्शन, जो सबसे पहली चीज़ होती है विजुअल इंस्पेक्शन हम लोग करेंगे किसी भी चीज़ का, सो वो चीज़ होगी यहाँ पर। फिर देन कोरोजन रिमूवल, मेटालिक पार्ट्स वगैरह, इन सबसे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, ये सब भी एनडीटी आपने शायद मटेरियल एंड हार्डवेयर में पढ़ा होगा। फिर रिमोट विंग इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि बोरस्कोप से रिलेटेड चीज़ें हैं ये। पेनिट्रेंट फ्लॉ डिटेक्शन, ये भी चीज़ें अपने को पढ़नी है। अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन, एडी करंट फ्लॉ डिटेक्शन, रेडियोग्राफी, डिसअसेंबली एंड रीअसेंबली, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। सो बी प्रिपेयर्ड, काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है और प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर है, तो जितने ज़्यादा वीडियो हो सकेंगे हम लोग उतने ज़्यादा वीडियोज़ इसमें देखेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट, यू गाइज फील कि हाँ कुछ मिसिंग है, तो जस्ट गिव मी योर इनपुट। है कोई? एंड अपूर्व,